वेलकम टू स्टडी योरसेल्फ छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र विषय से 150 प्लस वन लाइनर फैक्ट्स लेकर आए हैं। यह हमारा दूसरा वीडियो है क्विक रिवीजन की सीरीज में। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने जो पहला प्रश्न ये है कि समाजीकरण की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं। तो समाजीकरण की प्रक्रिया में 3 चरण होते हैं। पहला है समाज के नियमों को सीखना, समाज के नियमों के अनुरूप व्यवहार करना, सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास। दूसरा प्रश्न है सामाजिक अंतःक्रिया किसे कहते हैं। तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य होने वाले परस्पर संबंध और क्रियाएं सामाजिक अंतःक्रियाएं कहलाती हैं। और इसमें आता क्या है? इसमें आता है सहयोग, सहानुभूति, त्याग और बलिदान। नेक्स्ट, बालक के समाजीकरण की पहली पाठशाला कौन सी होती है। तो देखिए, पहली पाठशाला होती है घर एवं परिवार, दूसरी पाठशाला होता है खेल का मैदान और तीसरी पाठशाला है स्कूल। सामाजिकता नापने की विधि कौन सी है? यह है सोशियोमेट्री, जिसको समाज मिति कहते हैं। सोशियोमेट्री स्केल का निर्माण किसने किया था? डॉक्टर एडलर ने। बच्चों की सामाजिकता की परीक्षण किस विधि के द्वारा की जाती है? तो यह समाज मिति विधि के द्वारा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा था? अरस्तु ने। समाजीकरण की क्रिया कब तक चलती है? यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। बच्चों में सीखने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो वो परिवार से। बालक का समाजीकरण कब प्रारंभ होता है? तो 0 से 5 वर्ष शैशव जो अवस्था होती है। बालक मानव ध्वनि व अन्य ध्वनियों में अंतर करना कब सीख जाता है? तो 1 माह के अंदर। बालक कितने माह में अपनी माता को पहचानने लगता है? तो 3 माह में। समाजीकरण में बालक सबसे पहले किसको पहचानता है? तो वह अपनी मां को पहचानता है। बालक का समाजीकरण कब पूर्ण हो जाता है? तो किशोर अवस्था में। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है किशोर अवस्था के दौरान। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था बंदूरा और वाल्टर ने। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने विकसित किया? बंदूरा ने। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था किसे कहा जाता है? तो बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहते हैं। फ्राइड के अनुसार किसी बच्चे में समाजीकरण की प्रक्रिया हेतु सर्वोत्तम आयु जो है वो 5 वर्ष है। बालक नए नए मित्र कब बनाता है? जब वह स्कूल जाता है। ठीक है, तो बालक नए नए मित्र कब बनाता है? जब वह स्कूल जाता है। वर्तमान में विद्यालय जाने की उम्र 3 वर्ष होती है। बालक मानव ध्वनि व अन्य ध्वनि में अंतर करना कब सीख जाता है? तो 1 माह के अंदर। नेक्स्ट, औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा या संस्था में दी जाने वाली शिक्षा जो है वो औपचारिक शिक्षा कहलाती है, जिसको इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, ये है फॉर्मल एजुकेशन। और इनफॉर्मल अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? तो आंगनबाड़ी में दी जाने वाली शिक्षा और घर में दी जाने वाली जो शिक्षा होती है वो इनफॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आता है। औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने की उम्र कितनी होती है? तो 6 वर्ष। नेक्स्ट, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो सतत मूल्यांकन। बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? तो उनके जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता, वे उनके पहले शिक्षक होते हैं। बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था परिवार है। परिवार किसका एक स्थान है? अनौपचारिक शिक्षा का। ठीक है, इनफॉर्मल एजुकेशन का जो स्थान है वो फैमिली है। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? तो वो है मेरा परिवार, मतलब फैमिली। बालकों में संज्ञान विकास की भिन्नता होती है क्योंकि उनमें अंतरंग योग्यताएं भिन्न भिन्न होती हैं। बालक की स्व केंद्रित अवस्था होती है 3 से 6 वर्ष तक। इस आयु तक के बालक में समय, दिन, दिनांक एवं क्षेत्रफल संबंधी अवबोध हो जाता है। तो जो 9 वर्ष के बालक होते हैं उनके अंतर्गत। बाल्यकाल का समय कब तक होता है? तो 6 से लेकर 12 वर्ष तक का। आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है 13 से लेकर 19 वर्ष तक के बच्चों में। विवेचना रहित विचार की अवस्था मानी गई है, ये है 4 से 7 वर्ष। किशोरावस्था प्रारंभ होती है 12 वर्ष की आयु से। यहाँ पे खाली स्थान है, आपको भरना है कि यहाँ पे क्या आएगा। कि अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं। तो ये 8 अथवा 9 वर्ष। यहाँ पे मंथ होना चाहिए। ठीक है, ये मंथ है। ठीक। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 11 वर्ष की आयु पर। नेक्स्ट, इस अवस्था को शर्म की अवस्था है, शर्म की अवस्था कहते हैं। तो ये है शैशव अवस्था। आपस झगड़े की भावना कौन सी अवस्था है? बाल्यावस्था। ईर्ष्या भावना कौन सी अवस्था में पैदा होता है? बाल्यावस्था। स्व प्रेम, अपनी वस्तुओं से प्रेम की अवस्था कौन सी होती है? तो वो होती है शैशव अवस्था। नेक्स्ट, समायोजन की अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है? शैशव अवस्था। शैशव अवस्था की विशेषता नहीं है नैतिकता का होना। बालक के गिरोह की अवस्था किसे कहा जाता है? तो यह है बाल्यावस्था।
अधिगम करता है तो अधिगम का मुख्य आधार होता है परिपक्वता, मतलब की मैच्योरिटी। इस अवस्था को मिथ्यापक्वता की अवस्था भी कहा जाता है, वो है बाल्यावस्था। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान, विरोध की अवस्था है। यह कथन है स्टैनली हॉल का। स्टैनली हॉल ने बोला था कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था होती है। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है समायोजन, जिसको हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। हॉर्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता में संप्रत्यय का विकास होता है बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था आत्मसम्मान की भावना के लक्षण प्रकट करती है किशोरावस्था में। वियगोटस्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? किशोरावस्था में। ठीक है, बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न हो जाती है? तो ये सोच उत्पन्न होती है किशोरावस्था में। नेक्स्ट, किशोरों को सबसे नाजुक संवेदनशील समस्या क्या होती है? यौन संबंधी समस्या। जो यौन संबंधी समस्या होती है किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या होती है। विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? तो वो है किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था के बाद जो है व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वह है बाल्यावस्था। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह मानसिक विकास है। क्या है? मेंटल डेवलपमेंट। नेक्स्ट, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं भी कुछ हूं आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती हैं? तो ये होता है किशोरा अवस्था में। पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचाने और उनमें विभेद करने लगता है? तो यह है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, तो जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसमें पियाजे के अनुसार कोई बच्चा जो है अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचाने और उनमें भेद करना प्रारंभ कर देता है। नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया था? तो ये किया था कोहलबर्ग ने। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है? तो जो व्यक्तिगत कारक इंडिविजुअल फैक्टर है वह है परिपक्वता एवं आयु, मैच्योरिटी एंड एज। सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था में प्रारंभ होती है? तो यह है शैशव अवस्था से। किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? तो यह है किशोरावस्था। विकास किस अवस्था से शुरू होता है? तो प्रसव पूर्व अवस्था से। नेक्स्ट, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है संग्रह की प्रवृत्ति। ठीक है, बालक बालिकाएं अपने जीवन के किस अवस्था में किसी अन्य के आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं? तो ये है किशोरा अवस्था में। किस अवस्था में दिवा स्वप्न के में विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल होती है? तो किशोरा अवस्था में जो है दिवा स्वप्न में विचरण करने की कामना जो है वो अत्यंत प्रबल होती है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित है? यह है निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। बालक के विकास से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? वंशक्रम एवं वातावरण दोनों। विकास की दृष्टि से सही क्रम है आत्मीकरण, समायोजन और अनुकूलन। देखिए ये जो है वो रिवीजन सीरीज है, इस वजह से इसमें जो है आपको जल्दी जल्दी कराया जा रहा है जिससे कि आपका समय बचे, क्योंकि एग्जाम जो है बहुत करीब है, बहुत करीब है। ठीक है, तो आप जो है प्लीज अपना टाइम बचाइए और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन लीजिए। मानव विकास किन दोनों की योगदान का परिणाम है? वंशानुक्रम एवं वातावरण का। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से खाली स्थान है, इस पे क्या आना चाहिए? बौद्धिक विकास। ठीक है, बुद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। भाषा अवबोधन के सिद्धांत विकास है किसका? भाषा घात का। भाषा घात, फिर से देखिए, भाषा अवबोधन से संबंध विकास है क्या? भाषा घात। परिपक्वता का संबंध किससे है? विकास से है। ठीक है, विकास का परिपक्वता से वही संबंध है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से। ठीक है, तो उद्दीपन मतलब स्टिमुलाई का जो रिलेशनशिप रिएक्शन से, वही जो है विकास का मैच्योरिटी से। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है बौद्धिक विकास का। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खाली स्थान में भिन्न होते हैं। विकास की दर। वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के पूरक होते हैं। नेक्स्ट, जीवन में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है और यह किसने परिभाषित किया था? ये परिभाषित किया था शार्टेन ने। किसने बालक के प्राकृतिक विकास पर प्रभाव पर भी बल दिया? यह है मांटेसरी। मांटेसरी। किस विद्वान ने बच्चों के अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? लेव वागोत्स्की। कौन? लेव वागोत्स्की। नेक्स्ट, विकास कैसा परिवर्तन है? तो विकास जो है, जो डेवलपमेंट है, वो क्वालिटेटिव चेंज है, गुणात्मक। वृद्धि का संबंध किससे है? आकार व भार से। बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? तो किशोरावस्था से।
किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? तो 15 से 20 वर्ष की आयु। नेक्स्ट, विकास प्रणाली में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। यह स्टेटमेंट है ड्रेवर का। किसका? ड्रेवर का। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? तो यह है असुरक्षा। ठीक है, असुरक्षा। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? तो विकास नो डाउट कभी भी समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो यह जो है कंटिन्यूटी का प्रिंसिपल से रिलेटेड है। तो निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। क्या? विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, प्रोसेस है। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास। इस ग्रंथि के दोषपूर्ण कार्य के कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता है। तो यह है पिनियल ग्लैंड। बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक जो है खेलकूद का मैदान। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से यह है बौद्धिक विकास। किससे? बौद्धिक विकास। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लगती है। ठीक है, तो यह विकास के व्यक्तिक भिन्नता को दर्शाता है। तो व्यक्तिक भिन्नता में क्या आएगा? अगर कोई बच्चा जो है वो जल्दी सीख लेता है और कोई बच्चा जो है वो लेट में सीखता है, तो यह क्या, कौन सा विकास का सिद्धांत है? यह है व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। ठीक है, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके व्यवहार की जानकारी शिक्षक को हो। ठीक है, उसका बिहेवियर जानना जरूरी है। समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं? परिवार एवं पड़ोस। मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता कौन सी है? अमूर्त चिंतन। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। यह कथन है हरलॉक का। इसका स्टेटमेंट है हरलॉक। एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बन सकता है वह है शारीरिक विकास। बालक के विकास की दशा कैसी होती है? सिर से पैर की ओर, मतलब इसे केंद्र से बाहर की ओर या सामान्य से विशिष्ट की ओर भी कहते हैं। फिर से इसको देखिए, बालक के विकास की जो दशा होती है, दशा नहीं ये दिशा है। ठीक है, डायरेक्शन। सिर से पैर की ओर, इसे केंद्र से बाहर की ओर या सामान्य से विशिष्ट की ओर भी कहते हैं। जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है? 2 वर्ष की आयु के बाद। किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास तथा संवेगात्मक विकास उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है? तो ये है इंटरनल फैक्टर, आंतरिक कारक। कौन से सिद्धांत में बाल्यकाल के अनुभव के विकासात्मक आयाम पर बल दिया जाता है? तो ये है मनोविश्लेषणवाद पे। ठीक है, कौन सी विधि उपागम में समान प्रयोज्यों का मापन उनके विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर लिया जाता है? दीर्घकालीन अध्ययन विधि। किसी बालक में तर्क, समस्या समाधान की शक्ति का विकास कब होता है? 12वें वर्ष में। सीखना विकास की प्रक्रिया है। यह स्टेटमेंट है वुडवर्थ का। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं। यह स्टेटमेंट है स्वामी विवेकानंद जी का। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत ये दिया था एरिक्सन ने। ठीक है, तो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था एरिक्सन ने। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में से सामाजिक विकास किसका अधिक होता है? जो जो बहुमुखी होते हैं। ठीक है, एक्सट्रोवर्ट। बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना अवस्था में का संबंध उसके विकास के किस अवस्था से संबंधित है? तो ये है किशोरावस्था से संबंधित। विकास कौन सी अवस्था से शुरू होता है? तो प्रसव पूर्व अवस्था से। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है 14 वर्ष। बालकों में संज्ञान विकास की भिन्नता होती है क्योंकि उसमें अंतरंग योग्यताएं भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक है, अधिगम अंतरण से क्या तात्पर्य है? यहाँ पे प्रश्न जो पूछा जा रहा है अधिगम अंतरण से, तो अधिगम अंतरण से क्या तात्पर्य है? किसी पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को सीखना ही अधिगम अंतरण कहलाता है। साइकिल चलाने वाला व्यक्ति स्कूटर चलाना जल्दी सीख जाता है। ठीक है, अधिगम अंतरण कितने प्रकार के होते हैं? तो अधिगम अंतरण जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? धनात्मक अंतरण, शून्य अंतरण, ऋणात्मक अंतरण, मतलब पॉजिटिव अंतरण, निगेटिव, न्यूट्रल और निगेटिव। अब यहाँ पे बात करेंगे कि जो धनात्मक अंतरण है वो कितने प्रकार का होता है। तो जो धनात्मक अंतरण होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है हॉरिजॉन्टल समानांतर, ऊर्ध्व लंबवत और द्विपार्श्विक मतलब बाइलेटरल। कौन सा सीखना स्थायी होता है? समझकर सीखना। कौशल सीखने की पहली अवस्था है अनुकरण। सीखे हुए ज्ञान कौशल व या विषय या अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं सीखने का स्थानांतरण। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। यह कथन किसका है? यह कथन है वुडवर्थ का।
जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति क्या होती है, तीव्र होती है, और बाद में यह क्रमशः मंद होती है, उसे कहते हैं उन्नतोदर वक्र। प्रयास और भूल सिद्धांत किसके प्रतिपादक हैं? थॉर्नडाइक के। थॉर्नडाइक के। सामाजिक आर्थिक मुद्दों में जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है, वह स्व अधिगम मॉडल सहायता करता है। उनके लिए कौन सा मॉडल सहायता करता है? स्व अधिगम मॉडल। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है व्यवहार में परिमार्जन। इस इसे एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नहीं माना जाता है। यह है ब्लैक बोर्ड। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही, यहाँ पे खाली स्थान है, सीखना है। क्या है? सीखना। तो लर्निंग क्या है? गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। कौशल को सीखने में पहली अवस्था क्या है? अनुकरण। कौशल को सीखने में जो पहला स्टेज है वो है अनुकरण, ठीक है, फॉलो करना। मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है, वे बालक कहे जाते हैं पिछड़े बालक, ठीक है। पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? प्रोजेक्ट विधि। अंतर्दृष्टि अर्थात सूझबूझ के द्वारा सीखने का सिद्धांत गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक की देन है। यह सिद्धांत किसके लिए सर्वाधिक उपयोगी है? तीव्र बुद्धि बालकों के लिए। सीखने की असफलताओं का कारण समझाने की असफलताएं हैं। फिर से ध्यान दीजिए, ये एक स्टेटमेंट है और पूछा जा रहा है कि ये स्टेटमेंट किसका है? सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं हैं। ये स्टेटमेंट है मर्सेल के द्वारा, ठीक है, मर्सेल का। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, वो कौन सी अवस्था होती है? तो मूर्त क्रियात्मक अवस्था, ठीक है, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता अल्फ्रेड वीने हैं। अल्फ्रेड वीने। टर्मन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो टर्मन के अनुसार बुद्धि जो है अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। स्टर्न के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो स्टर्न के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करता है, ठीक है। फिर से देखिए इसको, स्टर्न के अनुसार बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करता है। बकिंघम के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो बकिंघम के अनुसार सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि की परिभाषा है, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि तार्किक चिंतन करने की योग्यता है। वैसलर के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? वैसलर के अनुसार बुद्धि किसी कार्य को करने की, तार्किक चिंतन करने की, वातावरण के साथ समायोजन करने की सामूहिक योग्यता होती है। सामान्यता बुद्धि कितने प्रकार की होती है? सामान्यता बुद्धि 3 प्रकार की होती है। एक होता है अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है मूर्त बुद्धि को। बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है? बहुतत्व सिद्धांत को। किसको? बहुतत्व सिद्धांत को। जिन पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या है? जिन पियाजे के अनुसार बुद्धि वातावरण के साथ अनुकूलन करने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट, बुद्धि का त्रिक बिंदु सिद्धांत किसने दिया है? ये दिया था स्टर्नबर्ग ने। इन्होंने 3 भागों में बांटा, एक है विश्लेषणात्मक बुद्धि, दूसरा है व्यवहारिक बुद्धि और तीसरा है सृजनात्मक बुद्धि। बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? चार्ल्स स्पीयरमैन ने। एक अंग्रेज मनोवैज्ञानिक थे ये, ठीक है। व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है। यह स्टेटमेंट है लेवेटर का। किसका? लेवेटर। हार्टिया परीक्षण संबंधित है बुद्धि को नापने से। वैसलर परीक्षण किससे संबंधित है? ये भी बुद्धि को नापने से। बुद्धि लब्धि, यहाँ पे बात की जा रही है इंटेलिजेंस क्वोटिएंट, ठीक है, आईक्यू। तो बुद्धि लब्धि को नापने का पहला सूत्र किसने दिया था? ईस्टर्न ने था। और ईस्टर्न के सूत्र में अमेंडमेंट मतलब संशोधन किसने किया था? तो टर्मन ने किया था। टर्मन। बुद्धि को नापने के लिए पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी 1879 में जर्मनी में, ठीक है, 1879 में जर्मनी में बनाई गई थी, ठीक है। बुद्धि लब्धि और भाषा संबंधी योग्यता में घनिष्ठ संबंध होता है, यह विचार है स्पाइकर तथा इरविन का। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे किसमें वर्गीकृत किया जाएगा? तो ये आएगा एवरेज या सामान्य बुद्धि में, औसत या सामान्य बुद्धि में। अब हम जानेंगे कि बुद्धि लब्धि का फार्मूला क्या होता है। तो बुद्धि लब्धि होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, ठीक है, गुणे 100। एक यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए, अगर किसी बालक की वास्तविक आयु जो है वो 5 वर्ष है, कितना? वास्तविक आयु जो है वो 5 वर्ष है, और मानसिक आयु, इसकी जो मानसिक एज है वो मान लीजिए कि 8 वर्ष है, ठीक है।
तो इसका जो बुद्धि लब्धि या इंटेलिजेंस क्वोटिएंट की अगर हम लोग बात करें, आईक्यू की बात करें, तो ये हो जाएगा 8/5 गुणे 100। ये वैल्यू आएगी 160। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है आईक्यू या बुद्धि लब्धि किसी का निकालते हैं। अब यहाँ पे जो है वो लिस्ट दी है कि किस रेंज में बुद्धि लब्धि होगी तो वह किस में आएगा। जैसे प्रतिभाशाली बालक जिसका 145 और इससे ऊपर है आईक्यू, वो प्रतिभाशाली में आता है। बहुत श्रेष्ठ 135 से 145 के बीच, श्रेष्ठ 125 से 135 के बीच, औसत से ऊपर 115 से 125 के बीच। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि ये जो आईक्यू वाला बालक बालक है वो किस में आएगा। कि यह जो है वो 145 से ऊपर है, तो 145 से ज्यादा होने की वजह से वो आएगा प्रतिभाशाली में। नेक्स्ट आते हैं, औसत किस में आएगा, 90 से 115 में। इससे पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है, ठीक, उसको हमने किस में रखा था, औसत या सामान्य बुद्धि में। तो यहाँ पे जो 105 की अगर हम लोग बात करें तो वो तो 90 और 115 के बीच में है, तो सही था अपना, औसत में आएगा, एवरेज में आएगा या सामान्य में आएगा वो बालक। औसत से नीचे 80 और 90 जिसकी बुद्धि लब्धि हो, जिसकी बुद्धि लब्धि 70 से 80 के बीच में हो, 70 से 80 के बीच में वो मंद या सीमावर्ती होगा। ठीक है, और जिसका आईक्यू जो है 50 से 70 के बीच में वो मंद बुद्धि या मूर्ख में आएगा। 25 से 50 वाला जो है वो जड़ में आएगा और 0 से 25 वाला महामूर्ख में आएगा। ठीक है, यह वीडियो आपको कैसा लगा, जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो की पीडीएफ अगर चाहिए तो हमारे चैनल स्टडी योरसेल्फ के टेलीग्राम को आप ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त कीजिए। हमारी उपलब्धता जो है वो फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है। तो इस तरह के स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारी सोशल साइट्स से जुड़े रहें, कनेक्ट रहें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।